देखो डायमेंशंस में जो बिग थ्री है, हर चीज़ के बिग थ्री होते हैं, वो है लेंथ, मास और टाइम। लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी। इन तीन के अलावा दो और हैं जो पेपर में आ जाते हैं। देखो करंट का ए होता है 99% होते हैं, कभी कभी आई भी होता है। टेम्परेचर का के होता है, कभी कभी थीटा भी होता है। और लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला का सी डी और नंबर ऑफ मोल्स का एम, ये दो तो बहुत ही कम आते हैं, ठीक है, शादोन आते हैं। ये दो भी ज़्यादा नहीं आते, फिर भी आते हैं। और ज़्यादातर आपके पेपर में जो भरे हुए हैं ये तीन। देखो एल को देख लो, किस किस की डायमेंशन है। लेंथ हो, डिस्टेंस हो, एम्पलीट्यूड हो, डिस्प्लेसमेंट हो। अच्छा, अब एक चीज़ कहलाती है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, जैसे कि फर्ज करो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है कोई, सारी साइडों का सम। स्क्वायर है तो ये 4L के बराबर होता है। तो डायमेंशन क्या होगी, 4L नहीं जी, L ही होगी, क्योंकि स्केलर नंबर को अगर डायमेंशन से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता अगर एरिया की बात कर लो आप तो L स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम की बात कर लो तो ये L क्यूब हो जाएगा। जहन में रखें। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन। अब डायमेंशन होता क्या है, देखो लेंथ का पहला लेटर L, मास का M, टाइम का T। तो सबसे तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशन तो L, M, T। ये लेंथ की, ये मास की, ये टाइम की। अब 7 फंडामेंटल यूनिट है तो 7 बेसिक डायमेंशन भी होंगे। करंट की A, टेम्परेचर थीटा की K, नंबर ऑफ मोल्स की N और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। ये दो तो बहुत कम यूज़ होती हैं, ये दो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ठीक है। मेन ज़्यादा इस्तेमाल होता है लेंथ, मास और टाइम का। अब देखो डायमेंशन में एक बड़ी दिलचस्प बात है, हर लेंथ, चाहे वो डायमीटर हो, ठीक है, सर्कल का ये डायमीटर हो गया, इसका हाफ रेडियस हो गया, डायमेंशन सबकी L ही होगी। अब एक स्क्वायर की चारों साइडों का सम 4L कहलाता है। तो स्केलर नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं डायमेंशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेरीमीटर यानी चारों साइडों का जो सर्कल का सम है, इसकी डायमेंशन भी L होगी। हाँ, अगर L को L से मल्टीप्लाई करें यानी एरिया लेंथ स्क्वायर के बराबर होता है तो एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर हो जाएगी, वॉल्यूम की L क्यूब हो जाएगी, ठीक है जी। बड़ी अहम बात। अब डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो M अपॉन L क्यूब, डायमेंशन को कभी अपॉन में नहीं लिखते बल्कि इसको ML-3 लिख देंगे, ठीक है, माइनस में लिख सकते हैं। अब एक बात, एक चीज़ कहलाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि 2 डायमेंशन का रेशो है। तो याद रखो रेशो की कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि जिस चीज़ का यूनिट ना हो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ ये मैं भी। इसी तरह से याद रखो कि स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होती है L, लेंथ अपॉन टाइम, यानी L अपॉन T। अब फिर बात है कि डायमेंशन में अपॉन में नहीं लिखते, भले माइनस पावर में लिख दो, ये LT-1 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी LT-1 अपॉन T। अब ये एक T है, सो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, LT-2। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी। अब देखो दुनिया की कोई भी वेलोसिटी हो, स्केल वेलोसिटी हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, डायमेंशन हमेशा LT-1 होगी। दुनिया का कोई भी एक्सेलरेशन हो, उसकी सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल डायमेंशन LT-2 होगी। अब एक बात और ध्यान से देखो कि फोर्स बड़ी है में, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास तो M हो गया, एक्सेलरेशन की LT-2, फोर्स की डायमेंशन भी याद होनी चाहिए। और देखो हर वो यूनिट जिसका यूनिट, हर वो क्वांटिटी जिसका यूनिट न्यूटन है, उसकी डायमेंशन यही होगी। हमें पता है वेट का यूनिट भी न्यूटन है, तो न्यूटन की डायमेंशन भी क्या होगी, ML-2, ठीक है। रिएक्शन हो, टेंशन हो, फ्रिक्शन हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी फोर्स हो, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल डायमेंशन ML-2, ठीक है जी। बहुत बेसिक है ये डायमेंशन के, ठीक। पेपर में सवाल आया था आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डायमेंशन। ये डायमेंशन के हवाले से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आखिर ये डायमेंशन होती क्या है। तो देखो पहली बात देख लो, क्या कह रहे हैं, सिंबल्स L, M and T आर द सिंबल्स यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायमेंशन ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। जी हाँ बिल्कुल, जो हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके भी जो बिग थ्री है वो कौन है, लेंथ, मास, टाइम। तो लेंथ को L से, मास को M से और टाइम को T से जाहिर करते हैं। बिल्कुल सही है भाई बात। स्टेटमेंट बी में कह रहे हैं द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस हैज़ अ
some combination of the fundamental quantities such as mass, length and time. बात ये हो रही है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सारी की सारी, हम उनको कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं, जिससे मास भी आता है, लेंथ भी आता है और टाइम भी आती है. फिर बात कह रहे हैं कि इन एनी इक्वेशन द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्ट पे कुछ और हो डायमेंशन, राइट पे कुछ और हो. बिल्कुल सही जी. और आखिरी बात कह रहे हैं द डायमेंशन क्वांटिटीज मे बी ट्रीटेड लाइक अलजेब्रिक क्वांटिटी एंड मे बी कंबाइंड, कैंसल्ड एटसेट्रा हैज़ इफ़ दे आर फैक्टर्स द इक्वेशन. सो जनाब सारी इसमें स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ऑप्शन ई इन्होंने दिया था ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर ऑफ कोर्स क्या था, ऑल ऑफ द अबव. देखो ये बात बड़ी है ना, दुनिया की कोई भी स्पीड हो, वेलोसिटी हो, चाहे सेंटीमीटर वेलोसिटी हो, एस्केप वेलोसिटी हो, ठीक है, जब भी वेलोसिटी की बात होगी डायमेंशन होगी LT-1 और दुनिया का कोई भी एक्सेलरेशन हो, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, तो हमेशा डायमेंशन होगी LT-2. अब देखो फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की डायमेंशन है LT-2, फोर्स की अहमियत है MLT-2 हो जाएगी. ठीक है, फोर्स की डायमेंशन बहुत है, इसलिए इसको ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट करके अलग से लिख दिया है MLT-2. कुछ डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए जिनमें से एक फोर्स की है, और बाकी डायमेंशन निकालने में हमें हेल्पफुल साबित होगी. इतनी बड़ी दिलचस्प बात सुनो, कोई भी फोर्स हो, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमेशा उसकी डायमेंशन क्या होगी, यही होगी, यानी कि MLT-2. देखो डायमेंशन का टॉपिक पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात कर रहे हैं स्पीड या वेलोसिटी की, तो इसकी डायमेंशन होती है LT-1, लेंथ अपॉन टाइम. अब देखो इसी तरह एक्सेलरेशन होता है लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर. तरह को इसको इस तरह नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं LT-2. अब कोई भी एक्सेलरेशन हो, कोई भी जी हो, सबकी यही होगी. और इसी तरह कोई भी स्पीड हो, कोई भी वेलोसिटी हो, सबकी डायमेंशन यही होगी LT-1. याद रखना इस बात को. बैठ जाए. बड़ी काम की बात है क्योंकि इस तरह की MCQs बहुत आती हैं कि जी फोर्स का यूनिट क्या है. अब ऑप्शन ए में न्यूटन दिया है, ऑप्शन बी में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, तो दोनों ही यूनिट है फोर्स के. ठीक है जी, न्यूटन तो हम सबको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है. देखो एक्चुअली बिल्कुल आराम से समझो, फोर्स बेसिकली क्या होती है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस यानी लेंथ अपॉन टाइम. अच्छा, मैथ्स के रूल के तहत ये टी मल्टीप्लाई होता है T² L अपॉन T². तो डायमेंशन हम ऐसा तो निकालते हैं, M से मुराद मास, तो ये डायमेंशन, L डिस्टेंस की डायमेंशन ऑफ कोर्स L टाइम की अपॉन T². अब T² अपॉन में नहीं रहता, हमें अच्छी तरह पता है, ऊपर चला जाता है डायमेंशन में. MLT-2 फोर्स की डायमेंशन होती है. वैसे तो याद होनी चाहिए फोर्स की, बहुत इसका इस्तेमाल ज़्यादा है. अब देखो डायमेंशन से यूनिट, यूनिट से डायमेंशन निकाल सकते हैं. बहुत वक्त होता है कि जी फोर्स ऐसे सॉल्व भी आया था कि यार फोर्स की डायमेंशन MLT-2 है, तो पता इसका यूनिट क्या होगा. M का मतलब है मास, तो किलोग्राम आ जाएगा. लेंथ का मतलब है, L का मतलब है लेंथ, मीटर आ जाएगा. T² है तो पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, ये आपकी कहानी हो जाएगी मेरे भाई. और फोर्स का यूनिट ऑफ कोर्स न्यूटन भी होता ही है. अच्छा, अगर आपको यूनिट दिए तो भी डायमेंशन निकाल सकते हो. किलोग्राम का मतलब है मास, यानी कि M डायमेंशन हो गई. M से मुराद मीटर यानी डायमेंशन L तो हो गई. पर सेकेंड स्क्वायर तो डायमेंशन T-2 हो जाएगी. डायमेंशन ऑफ वर्क, ML² T-2, ML² T-2. देखो वर्क की भी डायमेंशन यही है, एनर्जी की भी यही है. व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बात मैंने पहले भी बताई थी यार, कि देखो एक तो फोर्स की याद रखो, वर्क की याद रखो, सब हो जाएगी. व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होती है F=1/T, इसकी T-1 हो जाएगी. डायमेंशन ऑफ टेंशन, टेंशन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन. और किसका यूनिट होता है, न्यूटन. फोर्स का तो वही होगी जो फोर्स की डायमेंशन, जो जिनके यूनिट सेम डायमेंशन भी. देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, डायमेंशनल फार्मूला फॉर कैपिटल जी. ये बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है यार. देखो फार्मूला, ये ऑप्शन भी दिए हुए होते हैं ना,
तो बहुत कुछ बता रहा हूँ तुम लोगों को। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जी चाहिए तो जी एक तरफ ले जाओ, F आर स्क्वायर m1 m2। और मैं बार बार कहता हूँ F वो है जिसकी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, mlt-2। अब देखो आर स्क्वायर का मतलब है एल स्क्वायर और नीचे ये एम स्क्वायर। तो अब ऑब्वियस सी बात है यार, देखो अगर थोड़ा सा अक्लमंद होगा बंदा तो यहाँ से एल क्यूब तो दिख रहा है, ये दो ऑप्शन तो होने से है। अब एल क्यूब के ये ऑप्शन है, t-2 भी है, m जब कटेगा तो नीचे वाला m ऊपर जाएगा m-1, यानी कि ये वाला ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि एल स्क्वायर और एल क्यूब t-2 m है, तो ये एक mm कटा, ऑप्शन बी इज, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला फॉर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर, v को r से डिवाइड करते हैं ओमेगा, यहाँ हो जाएगा LT-1 और यहाँ एल कैंसिल, T-1। अब आप बोलोगे कौन सा ऑप्शन, ये दो तो होने से रहे। यहाँ देखो ज़रा, ऑप्शन सी में m0 L0 T-1, जी हाँ बिल्कुल। देखो ना, अगर ये एल कैंसिल हुआ है तो ऑफकोर्स एल की पावर कितनी है, 0 है, एम की भी 0 है, T-1, तो ऑफकोर्स ये एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। अच्छा, T-1 एंगुलर वेलोसिटी के अलावा और किसकी डायमेंशन होती है, फ्रीक्वेंसी की। देखिए एक चीज़ होती है इम्पल्स, उसको कहते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब फोर्स की डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है क्या होती है, mlt-2, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, टाइम से, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक और होती है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, m ये हो गया वेलोसिटी का LT-1, एक होता है एंगुलर मोमेंटम, लाइन को मल्टीप्लाई करते हैं मोमेंटम से, मोमेंटम का mlt-1 तो है ही, जब लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ml² T-1 हो जाएगा। तो देखो ना, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स की और वर्डन की तो मैंने कहा था याद रखो, वर्डन और एनर्जी एक ही बात है। और देखो बार बार इनका इस्तेमाल आ रहा है, किसी बात पे मैं बहुत फोकस करता हूँ तो भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो चीज़ बार बार इम्पॉर्टेंट होती है। ये ब्लू कलर से राइट पे जो टॉप पे लिखा है मैंने, ये वो चीज़ें जो बार बार आएंगी। अब देखो पावर में आ गया ना, एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी का अभी तो हमने निकाला था ml² T-2, फिर t से डिवाइड करते हैं तो ml² T-3 हो जाएगा। अब देखो एक और बड़ी बात, डायमेंशन से यूनिट, यूनिट से डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। देखो पावर का एक यूनिट वॉट तो है ये, ठीक है, लेकिन और से देखो, मास का मतलब है kg, एल स्क्वायर का मतलब है मीटर स्क्वायर, और टाइम T-3 हो जाएगा, यानी कि सेकंड पर क्यूब। एक बार ये आ गया था कि जी ये kg मीटर स्क्वायर सेकंड पर क्यूब किसका यूनिट है, तो भाई ये भी किसका यूनिट होगा, पावर का ही यूनिट होगा। ये किसके इक्वल है, वॉट के इक्वल है। तो बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा भाई मैं हर चीज़ इंशाल्लाह। अभी तो वही कहते हैं ना, एक एक चीज़ को बहुत डेप्थ में देखना है हमने। एप्टीट्यूड टेस्ट ये बात ध्यान में रखो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ द ब्लैंक्स कांस्टेंट आर सेम हैज दिस दोस ऑफ एनर्जी, पावर, लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम। तो देखो सीधी सादी बात यार ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम, पहले तुम ब्लैंक्स कांस्टेंट की बात कर लेना, E इज इक्वल टू एच नहीं हो, ठीक है। E की डायमेंशन ml² T-2, न्यू की होती है T-1। अब देखो इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगी, ml² T-2 और ये T-1 अगले स्टेप में ऊपर आ जाएगी, तो ml² T-1 ये बची, ठीक है जी। अब इनमें से एक तो पूछ रहे हैं पावर, पावर की डायमेंशन तो ये होती है, ये होने से रही। एनर्जी की भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑफ कोर्स एनर्जी की डायमेंशन किससे डिवाइड हुई है, यहाँ टाइम से, T-1 से। तो अब तो ये हो सकती है या तो लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, mlt
टी माइनस 1। ये तो लीनियर मोमेंटम हुआ। एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, मजीद एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम की क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंगुलर। कुछ पास पेपर में आए हुए डायमेंशन के क्वेश्चन। अब जैसा कि इंटेंसिटी ऑफ वेव फार्मूला होता है एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। अब देखो एनर्जी की डायमेंशन याद होनी चाहिए, ये क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। एरिया की एल स्क्वायर टी की टी होगी। अब एल स्क्वायर तो कट जाएगा, ये वाला टी ऊपर जाके मजीद माइनस हो जाएगा, एम टी माइनस 3। ये आ गया इंटेंसिटी ऑफ वेव की। लेटेंट हीट की हो जाती है हीट अपॉन मास। तो देखो हीट और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो एम एम कट जाएगा, ये हो जाएगी एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो चाहे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, दोनों की डायमेंशन सेम होती है। अब एंट्रोपी है तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। अब बात टेम्परेचर की हो रही है, टेम्परेचर की डायमेंशन के होती है। एनर्जी, हीट और वर्क डन की डायमेंशन हमेशा सेम, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, के ऊपर जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1 हो जाएगा। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, चार्ज की ए टी। ए ऊपर जाएगा, ए माइनस 1 हो जाएगा, टी माइनस 2 से माइनस 3 हो जाएगा। कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। चार्ज की ए टी, वोल्टेज की एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो टी माइनस 3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, टी प्लस 4, ए स्क्वायर हो जाएगा, एम माइनस 1 हो जाएगा और एल माइनस 2 हो जाएगा। ये फाइनल डायमेंशन आ जाएगी बच्चों, किसकी आ जाएगी, कैपेसिटेंस की। तो ये हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन के हवाले। देखिए कुछ चीज़ें जो पेपर में आई हैं और थोड़ी अनोखी चीज़ें, अनोखी इसलिए कि इतनी कॉमन नहीं है और बहरहाल पेपर में आ चुकी हैं, तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। देखो एक चीज़ होती है इंटेंसिटी ऑफ वेव, जो कि होती है एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। तो इसका फार्मूला भी पूछा जा चुका है, इसमें न्यूमेरिकल भी है। यानी जैसे कि एनर्जी 30 जूल दे दी है, एरिया 8 मीटर स्क्वायर, टाइम 4 सेकेंड, और आपसे कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ वेव निकालना। और एक और बड़ी अहम चीज़ डायमेंशन। देखो एनर्जी वो चीज़ है, 4-5 डायमेंशन जो याद होनी चाहिए, जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ, जिनमें से एक एनर्जी की एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एरिया की तो बहुत आसान है, लेंथ स्क्वायर टी टी हो जाएगी। तो इसकी मदद से इंटेंसिटी ऑफ वेव की डायमेंशन भी आ जाएगी, एम टी माइनस 3। एनर्जी और वोल्टेज, ये वो चंद ऐसी डायमेंशन है, और फोर्स जो आपको याद होनी चाहिए कोई भी डायमेंशन निकालने के लिए। अच्छा, अब एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी वाला, इसकी डायमेंशन भी अक्सर पूछ लेते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। अब कैपेसिटेंस की निकालनी है, तो देखो कैपेसिटेंस की निकलेगी चार्ज अपॉन वोल्टेज। चार्ज की ए टी, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज भी एनर्जी की तरह से है, यानी वो डायमेंशन जो याद होनी चाहिए दूसरों के लिए, उनमें एक एनर्जी की और एक वी पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, ये होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो इसकी मदद से हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ वेव आ जाएगी, एम माइनस 1 एल माइनस 2 टी 4 ए स्क्वायर। अब दो चीज़ों का फ़र्क देख लो, एक होता है इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, और एक होता है एंगुलर इम्पल्स, जो कि होता है टॉर्क इनटू टाइम। जहाँ एंगुलर की बात आए तो हमेशा फोर्स की जगह क्या ले लेता है, टॉर्क ले लेता है, ध्यान में रखना है। अब देखो एक चीज़ होती है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की डायमेंशन तो एम होती है, वॉल्यूम की एल क्यूब होती है, तो इसकी डायमेंशन एम एल माइनस 3 हो जाएगी। अब कल आपको पूछेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होगी, तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो डेंसिटी का रेशो होता है, और रेशो का ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई डायमेंशन नहीं होगी, जिसका यूनिट नहीं तो उसकी डायमेंशन भी नहीं। अब देखो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या मुश्किल है। फोर्स का मैंने कहा कि याद रखो, यहाँ जो ब्लू कलर से लिखा है अलग से इसलिए लिखा है याद रखने वाले। जैसा कि वर्डन का भी मैंने कहा था एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 याद होना चाहिए, और फोर्स का एम एल टी माइनस 2। तो फोर्स की जगह एम एल टी माइनस 2 लिख दो, एरिया का एल स्क्वायर होगा, आ जाएगा प्रेशर का। जो प्रेशर का होता है वही स्ट्रेस का होता है, लेकिन स्ट्रेन का फिर कोई यूनिट नहीं होता। स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता तो ज़ाहिर डायमेंशन भी नहीं होगी। अब देखो ये कैपिटल जी होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
F इक्वल टू GM1 M2 अपॉन R²। तो कैपिटल G चाहिए, तो देखो एक तरफ G को लिख दो, बाकी सारी वैल्यूज़ को एक तरफ। फोर्स हो जाएगी MLT-2, ठीक है, MLT-2 वैल्यूज़ पुट कर दो, कैपिटल G आ जाएगा, कैपिटल G की डायमेंशन, ठीक है भाई। देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होती है, तो डायमेंशन T-1 हो जाएगा। एक और फार्मूला होता है V इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो देखो V की LT-1 है, R की L है, LL कट जाएगा, ओमेगा T-1 आ जाएगा, याद रखो। और E इक्वल टू H ओमेगा होता है, यहाँ से आपको H की यानी ब्लैंक्स कांस्टेंट की भी डायमेंशन मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से पूरे का पूरा सॉल्व हो जाएगा, याद रखो, बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। P² अपॉन M की डायमेंशन बताएं। P से मुराद मोमेंटम है, तो मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो मास की डायमेंशन तो M होती है, वेलोसिटी की LT-1 होती है। चूँकि ऊपर स्क्वायर है तो भाई M पे भी स्क्वायर आ जाएगा, L पे भी स्क्वायर, T-1 है तो T-2 हो जाएगा। अब ये अलहदा बात है, M² और A की M कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आंसर आ जाएगा आपका ML² T-2। क्या पूछा था इन्होंने? मोमेंटम अपॉन मास, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन मास के डायमेंशन। पावर का डायमेंशन, तो पावर का मतलब होता है वर्डन अपॉन टाइम, और वर्डन का डायमेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ऑफ कोर्स याद होना चाहिए। M1 L² T-2 डिवाइड बाई T, क्योंकि जो वर्डन का है वही एनर्जी का भी होता है। अब इसको मज़ीद फर्दर T से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो T नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए M1 L² T-3, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए। टॉर्क की डायमेंशन पूछी थी, तो टॉर्क होता है मोमेंट आर मल्टीप्लाई बाय फोर्स, यानी R क्रॉस F। अब रेडियस का मतलब है यानी कि डायमेंशन L हो जाएगी, फोर्स भी उन्हीं में से इनकी डायमेंशन याद होनी चाहिए, यानी ML-T-2। अच्छा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ML² T-2 आ जाएगी। वैसे ML² T-2 और किस की डायमेंशन होती है? एनर्जी की भी होती है, ठीक है जी, वर्क की भी होती है। तो ये वाली डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी? ML² T-2। तो बच्चों अब पावर बराबर होती है वर्डन अपॉन टाइम, तो मैंने कहा था फोर्स और वर्डन की डायमेंशन याद होनी चाहिए, तभी ब्लू कलर से बोर्ड पे राइट साइड पे टॉप पे लिखी है ML-T-2, वर्डन की ML² T-2। जनाब इम्पल्स की होती है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, बड़े आराम से आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, 1 अपॉन टाइम यानी T-1। अब देखो एग्जाम में सवाल बहुत आता है, कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन वही हो जो फ्रीक्वेंसी की हो, यानी T-1। ऐसी एक बिल्कुल है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो कि बराबर होती है V अपॉन R। V बोले तो लीनियर वेलोसिटी LT-1, RL, LL कैंसिल T-1। इसी तरह एक होता है E इक्वल टू HF। E से मुराद एनर्जी ML² T-2, H का ब्लैंक्स कांस्टेंट होता है, F की T-1। इसको सॉल्व करके H की ब्लैंक्स कांस्टेंट की भी आ सकती है। अब देखो एक और है, ये काम पूरा खुद करो भाई जो मैं कह रहा हूँ, यानी कि जैसे कि प्रेशर का मैंने कहा था निकालने को, आप R की निकालेंगे तो PV इक्वल टू NRT, P और V तो उधर है, N और T उधर जाके डिवाइड। V से मुराद L³ प्रेशर होता है, फोर्स और एरिया से डिवाइड कर दें जनाब। ये T से मुराद टाइम नहीं बल्कि टेम्परेचर है, और याद है टेम्परेचर की डायमेंशन क्या होती है? K होती है। टेम्परेचर की डायमेंशन K होती है, शुरू में ही मैंने आपको बताया था 99.9% केस में। कभी कभी थीटा भी हो सकती है, दोनों बात ध्यान में रखिएगा, वैसे यूजुअली एग्जाम में K ही देते हैं। तो ज़रा ये पूरा सॉल्व करो, R की भी और ये H ब्लैंक्स कांस्टेंट की। पॉसिबल्स का सवाल था डायमेंशंस ऑफ वेट। तो देखो एक बात मैं कहता हूँ, फोर्स की डायमेंशन याद होनी चाहिए। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? तो मास की तो मास और एक्सेलरेशन की LT-2। दूसरी याद होनी चाहिए आपको, फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करें मेरे भाई? डिस्टेंस से या डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है? वर्डन आ जाता है। आता है कि नहीं? फोर्स को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते वर्डन आता है। तो इसकी डायमेंशन में याद करने को कहता हूँ वर्डन, जो कि होती है ML T-2 को L से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ML² T-2। अब बात हो रही है वेट की।
वेट का फार्मूला अगर हमें पता है तो भाई मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। वेट का यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन, और फोर्स का यूनिट भी होता है न्यूटन। यानी वेट की डायमेंशन वही होगी जो फोर्स की डायमेंशन होगी, यानी mLT-2। तो काइंडली यहाँ देख लें, ऑप्शन में थोड़ी गलती है, mLT-2 ये आंसर आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, एम वेलोसिटी का LT-1। जब एंगुलर मोमेंटम होगा तो यही चीज़ L से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी एक बात तो तय है कि L² आ रहा है। वैसे एक ही ऑप्शन है जिसमें L² आ रहा है, तो mL²T-1 इसकी डायमेंशन आ गई एंगुलर मोमेंटम। चार्ज बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। वाल अब ये हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की डायमेंशन में आ रहे हैं, करंट का A, टाइम का T, तो Q = AT। अगर मैंने राइट साइड पे लिखा है और ब्लू कलर से लिखी है, इसका मतलब है ये डायमेंशन चार्ज की भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी फोर्स की, या वर्डन जो के दायरे हीट और एनर्जी सेम थी। वर्डन, एनर्जी और हीट की डायमेंशन सेम थे। अब वोल्टेज जनाब अले बराबर होता है वर्डन अपॉन चार्ज, यानी mL²T-2 वर्डन का, चार्ज का AT। अब जाहिर सी बात है कि A ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, T भी माइनस हो जाएगा। वोल्टेज का हो जाएगा mL²T-3 A-1। रेजिस्टेंस की हो जाएगी वोल्टेज अपॉन करंट mL²T-3 A-1। और I की A है, ये A भी ऊपर जा कर के नेगेटिव हो जाएगी, mL²T-3 A-2। अब रह गई बात कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। वेल चार्ज की AT है, वोल्टेज की mL²T-3 A-1। अब ज़ाहिर है सारे यूनिट्स ऊपर जाएंगे, -1 ऊपर जाके +1 A² T4 L-2 M-1। तो ये सारी चीज़ें खुद से करो भाई, और बता रहा हूँ। अब बहुत इम्पोर्टेंट इसमें देखो, एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ। वेल मैंने कुछ डायमेंशंस कहेंगे हैं कि आपको याद होनी चाहिए। जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया वो टेंशन ना लें, पुराना सारा मैं रिपीट कराता रहता हूँ। mLT-2 फोर्स की होती है, हीट, वर्डन या एनर्जी की mL²T-2, और चार्ज की होती थी AT। तो खैर हम चार्ज की यहाँ पुट कर सकते हैं, लेंथ हमें पता ही है। और ये सिग्मा से वायर कर रहा है स्पेरिकल चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, और ये रॉ जाहिर कर रही है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वेल एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की हमें पता है mL²T-2, चार्ज की AT। देखें जो मैंने ये लिखी हैं इसका रीज़न अब आप देख रहे हैं बार बार इनका इस्तेमाल हो रहा है, तो भाई हम आसानी से निकाल लेंगे। इसी तरह एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो हम ऊपर से निकालेंगे, एरिया का मतलब है L², उसको L² से मल्टीप्लाई कर दें। एक और फार्मूला होता है F = भिल, B से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि बराबर होती है F/L के। और एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड को एरिया यानी लेंथ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर। ओके जी, डायमेंशन फार्मूला फॉर रॉ इज, तो देखो रेजिस्टेंस हम कहते हैं V/I के बराबर होता है, ठीक है। तो रॉ बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस इनटू लेंथ के, तो रेजिस्टेंस को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा mL³ T-3 A-2। यही मेरा आंसर है। क्यों भाई? क्योंकि देखो रेजिस्टेंस है, लेंथ से मल्टीप्लाई करो, mL³ T-3 A-2। स्विबर की जो स्पेशल हमारी क्लास होती है, एक एक पास पेपर एक एक यूनिवर्सिटी का सब हम कराते हैं। इंटीरियर 2009 का फिजिक्स का पेपर, डायमेंशन ऑफ एन एंगुलर मोमेंटम आ। तो भाई एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन निकालनी है तो पहले तो मोमेंटम को समझ लो, होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन तो m ही होगी, वेलोसिटी की LT-1 हो जाती है। एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई रेडियस से कर देंगे, रेडियस यानी लेंथ से कर देंगे, तो लेंथ L की जगह L² हो जाएगी, mL²T-1। देखिए कंडक्टेंस बराबर होती है 1/रेजिस्टेंस के। तो जो भी रेजिस्टेंस की डायमेंशन है इसको उल्टा कर दो, प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो। कंडक्टिविटी बराबर होती है 1/ρ के, यहाँ भी प्लस को माइनस कर दो, माइनस को प्लस कर दो। अब देखो एक चीज़ है हीट कैपेसिटी,
जो कि बराबर होती है एनर्जी अपॉन टाइम के। एनर्जी का यूनिट ml² t-2 होता है, आपको पता है। डिवाइड कर दें t से, आपके पास हीट कैपेसिटी की डायमेंशन आ जाएगी। फिर एक होती है लेटेंट हीट, जो कि होती है एनर्जी अपॉन मास के। देखो एनर्जी की तो बार बार बात आ रही है, एनर्जी कह लें या हीट कह लें, ठीक है, एक ही बात है, डायमेंशन के लिहाज से एक ही बात है, दोनों के डायमेंशन सेम है। और एक होती है स्पेसिफिक हीट। देखो बचपन से पढ़ते हो रहे स्पेसिफिक हीट Q = mc∆T। याद रहे हम बात ये वाला जो T कर रहे हैं ना, ये टाइम के लिए नहीं कर रहे, बेसिकली टेम्परेचर। वो स्मॉल t से जब हो रहा होता है ना, देखो फार्मूले में स्मॉल t टाइम को जाहिर करता है और कैपिटल T डायमेंशन को, और फार्मूले में कैपिटल T मौजूद है तो इसका मतलब जाहिर कर रहे हैं टेम्परेचर को, जिसकी डायमेंशन हम k लेते हैं। अब देखो Q का तो वही रहेगा, Q का मतलब है एनर्जी, ये मास और टेम्परेचर जो इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। ये मैथ्स के रूल के तहत ऐसे ही होगा ना। अब एनर्जी की जगह एनर्जी के लिए लिख दो, मास की जगह मास की, और T से मुराद टेम्परेचर, ऑफ कोर्स के आ जाएगा यहाँ पे, तो डायमेंशन आ जाएंगी। अब देखो जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको खुद अपने से करो ना, पूरा कंप्लीट करो, ठीक है, जल्दी से। कह रहे हैं कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस इज, सो डेयर कैपेसिटेंस Q = CV, यानी CQ/V। अब देखो ये तो जो हमारा D ऑप्शन है ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी वोल्टेज का, ml² t-3 a-1। तो ऊपर आएगी Q की डायमेंशन यानी AT, नीचे V की जो कि होगी ml² t-3 a-1। मैथ्स के रूल के तहत ये सब चीज़ें ऊपर जाएंगी, तो a-1 ऊपर जाके +1 a², t-3 ऊपर जाके प्लस तो t+4, m-1 l-2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ये किसकी डायमेंशन है भाई? कैपेसिटेंस। आंसर आ गया। वैसे ये डी वाली किसकी थी? वोल्टेज की। ये सी वाली किसकी थी जनाब? ये थी रेजिस्टेंस की, यस। और ये ए वाली रेजिस्टिविटी की। देखिए डायमेंशनल फार्मूला फॉर कैपिटल आर एस। अब देखो आर क्या होती है? रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज का हमने कैसे निकाला था? एनर्जी अपॉन चार्ज। तो वोल्टेज वाले को हम करंट से डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये आया था हमारा वोल्टेज का ml² t-3 करंट -1। इसी को कैसे कर देंगे? करंट से, यानी मजीद ए से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला। देखो ए भी तो होने से रहते हैं, इनमें ए मौजूद ही नहीं था। डी वाला तो खुद वोल्टेज का है, जबकि ज़ाहिर है रेजिस्टेंस का है, तो वोल्टेज को हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा? करंट से। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज क्या होगा? ml³ t-2 m-1 l² t-3 ये या ये। तो देखो अगर मेरी ट्रिक्स यही तो काम आती हैं, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होता है एनर्जी अपॉन चार्ज। एनर्जी की डायमेंशन भी याद होनी चाहिए, ml² t-2, चार्ज की भी AT। अब देखो करंट की डायमेंशन 99.99% बुक में ए होती है, कभी कभी आई भी होती है। तो कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें ए आई आया है, एक ही ऑप्शन है, ठीक। तो आंख बंद करके इस पर टिक कर दो, यही हमारा आंसर होगा। वैसे अगर चेक करते, जो कि ज़रूरत नहीं पड़ती एग्जाम में, तो ml², ये भी टी ऊपर जाता -3, ए ऊपर जाके a-1 होता। और जहन में रखो कभी कभी 99.9% जो है वो करंट की डायमेंशन ए ही होती है, लेकिन कभी हो सकता है आई दी हुई हो, तो फिर हम देख लेंगे भाई आई का ऑप्शन है, तो इस पे टिक। मैंने करने को दिया था LMTQ V²R V³ A²R और V²/R। मैंने कहा था चेक करके पता है। तो देखो वेलोसिटी की LT-1 होती है, स्क्वायर है तो 2 LT-1 हो जाएगा। R का मतलब है लेंथ और G का मतलब LT-2, 2L कैंसिल T-2, और 100% यही होनी थी, बाकी का कोई चांस नहीं था। अब देखिए टाइम कब ज़ाया करते हैं बच्चे? जब ये सारी निकालने लगे। ये तो हो ही नहीं सकती, मल्टीप्लिकेशन में बहुत कम चांस होता है। जब भी कोई डिवाइड वाला ऑप्शन हुआ करे और डायमेंशन लेस पूछा करें तो उस डिवाइड वाले को चेक किया करो। जूल सेकेंड इज यूनिट ऑफ। अब ऑप्शन है एनर्जी इंटू टाइम, मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, एंगुलर मोमेंटम और ऑल ऑफ देम। अच्छा एक बात, जब भी ऑल ऑफ देम या बोथ ए एंड बी आए
ज़्यादा खुशी से उछलने मत। कुछ लोग अक्सर ये देखेंगे यार एंगुलर मोमेंटम जूल्स का यूनिट जूल सेकंड होता है, खुश हो जाएंगे, एंगुलर मोमेंटम को टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन नहीं भाई, ऑल ऑफ देम जब हो तो बाकी भी आपको चेक करने पड़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम में होता क्या है, मोमेंटम को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ देखो यहाँ भी मोमेंटम को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका यूनिट भी जूल सेकेंड होगा। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल्स। टाइम का यूनिट सेकेंड, इसका यूनिट भी जूल सेकेंड होगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑल ऑफ देम।